Hello children, once again I am with my next video relating to the government budget. गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हूँ। उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट, व्हाट गवर्नमेंट बजट इज़, हाउ गवर्नमेंट बजट इज़ प्रिपेयर्ड, व्हाई गवर्नमेंट बजट इज़ प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग. Government budget, as you know, it is a statement which is related to income and expenditure of the government. बिल्कुल इनकम और एक्सपेंडिचर का सरकार पूरा लेखा जोखा रखती है इसके अंदर और बताती है कि आने वाले साल के अंदर जो नेक्स्ट कमिंग फिजिकल ईयर होगा उसमें कौन कितनी इनकम जनरेट होगी और किस किस तरह से एक्सपेंडिचर किए जाएंगे. तो ये चीज़ें हमने उसके पिछले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ली थी. अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप से गो थ्रू हो जाइए. तो इस जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इतना कंप्लीट कर चुके थे जिसके अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट बजट जो है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट यानी कि रेवेन्यू से रिलेटेड यानी रिसिप्ट से रिलेटेड है. तो इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं. जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पे कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस उनकी बात हो रही है. रेवेन्यू नेचर के वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन कैपिटल नेचर के वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो एसेट्स और लायबिलिटी पर इम्पैक्ट डालते हैं. तो रेवेन्यू नेचर के जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कुछ रिसिप्ट्स होती हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं. रिसिप्ट्स के अंदर हम देखेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट में जैसे टैक्स एक तरह की रेवेन्यू रिसिप्ट्स है और नॉन टैक्स जो है वो भी एक तरह की रेवेन्यू रिसिप्ट्स है. टैक्स जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं, और अगर हम नॉन रेवेन्यू टैक्स की बात करेंगे तो उसके अंदर फ़ी आते हैं, फ़ाइन आ जाता है, ग्रांट्स आ जाते हैं, एट्सेट्रा. फाइन. उसी तरीके से कैपिटल बजट जो है वो भी 2 तरह के उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. तो हमने कुछ उसमें एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था. देयर आर सम एग्जांपल्स जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के किस तरह के हो सकते हैं. एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग ऑफ कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर परचेज़ किया तो जाहिर सी बात है कि अगर गवर्नमेंट कंप्यूटर परचेज़ कर रही है तो एक तरीके से एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं. ये किस तरह का खर्चा होगा, ये कैपिटल नेचर का खर्चा होगा और इससे बढ़ क्या रहा है, इंक्रीज़. यानी वेन एवर वी डू कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इंक्रीज द एसेट्स. ये इंक्रीज एसेट्स को इंक्रीज़ करते हैं. और वहीं अगर हम रीपेमेंट ऑफ लोन की बात करते हैं तो लोन का पेमेंट जाहिर सी बात है पेमेंट हो रहा है तो एक्सपेंडिचर हो रहा है, और किस तरह का नेचर है, कैपिटल नेचर का है क्योंकि लोन की बात हो रही है. तो वो हमारी लायबिलिटी को क्या करता है, लायबिलिटीज़ को डिक्रीज़ कर देता है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एसेट्स को इंक्रीज़ करते हैं और लायबिलिटीज़ को डिक्रीज़ करते हैं. वहीं अगर हम सब्सिडीज़ की बात करें तो सब्सिडीज़ क्या है, सब्सिडीज़ जो है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है सब्सिडीज़, वो किसी भी तरीके से लायबिलिटीज़ के और एसेट्स के ऊपर असर नहीं डालती है. कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये भी एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है. क्यों? क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है एसेट्स बढ़े हैं और एसेट्स के बढ़ने से कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कंस्ट्रक्शन से एसेट्स का इंक्रीमेंट हुआ. उसी तरीके से अगर हम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो जब हम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो एक तरीके से इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट पेमेंट इट इज़ अ टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट ना तो एसेट्स पे इफेक्ट डालता है ना ही लायबिलिटी में. वहीं सिमिलरली स्कॉलरशिप की बात करें तो वो भी एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है. तो ये हम लोगों ने पढ़ा. अब जो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम फोकस करेंगे. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट बजट के, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ. सबसे पहला जो गवर्नमेंट बजट का उद्देश्य ये होता है कि जो देश के अंदर इनइक्वालिटी है यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इनइक्वल होता है, उसको बराबर कैसे करें, किस तरीके से जो सरकार है वो सभी के लिए कोई ना कोई स्कीम निकाले, सभी को एक लेवल पर ला सके. अगर एक रिच फैमिली के बच्चे स्कूल जाते हैं
तो साथ साथ में एक गरीब परिवार का बच्चा भी स्कूल जाना चाहिए। तो ये तो सुविधाएं हो गई देना, है ना। उसी तरीके से अगर हम उनकी इनकम पे इफेक्ट डालेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें बताई। तो इसमें हम देखते हैं तो गवर्नमेंट यूज स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। टैक्स किस पे लगाया जाता है, हायर इनकम ग्रुप के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, साथ ही साथ वो जो चीज़ें खरीदते हैं उन पर भी टैक्स लगाए जाते हैं। सब्सिडीज़ किसको दी जाती है, पुअर पीपल्स को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही साथ उनको जो ग्रांट्स जो और भी जो ग्रांट्स और फैसिलिटीज़ होती है वो दी जाती है। उससे क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इन इकोनॉमी वो क्या हो जाएगा, करीब करीब बराबर हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं इनइक्वालिटीज़ जो होंगी वो कम होंगी। ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब सरकार बजट बनाती है तो सरकार जो होती है वो रिसोर्स लेती है। रिसोर्स कहाँ से आते हैं, रिसोर्सेज जो है वो रिसिप्ट से आते हैं। ठीक है, चाहे वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स हो। इन रिसिप्ट्स को यानी जब रिसिप्ट्स यानी पैसा आया तो वो एक्चुअली सरकार के पास में क्या है, वो सरकार का रिसोर्स है। इट इज़ अ रिसोर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इस रिसोर्स का प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए। एलोकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि एक बैलेंस बना रहे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन साथ साथ में सोशल वेलफेयर, ये दोनों चीज़ें ही साथ में रहनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट यूजिंग इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंश्योर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिए। गवर्नमेंट इस तरीके से अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर यानी कि जो रिसिप्ट्स हैं उनकी पॉलिसी बनाना। रिसिप्ट कहाँ से आते हैं, टैक्सेस से आते हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट से आते हैं। ये जो भी रिसिप्ट्स होती हैं चाहे वो कैपिटल नेचर की हों चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हों। ठीक है। तो ये रिसिप्ट्स किस केस में हमको रिसिप्ट्स बढ़ानी है, किस केस में हमको एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उस वक्त इकोनॉमी के अंदर एक कंडीशन बनती है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। डिमांड बढ़ने का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा होता है तो उस एक्सपेंडिचर को अब हमको रिड्यूस करना है। अगर एग्रीगेट डिमांड इसी तरीके से बढ़ती रही तो इन्फ्लेशन भी जो होगा वो बढ़ता रहेगा। तब सरकार अपने बजट के अंदर एक्सपेंडिचर्स को क्या कर देगी, कम कर देगी। फाइन, अगर इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है तो उस केस में क्या करती है सरकार, अपना खर्चा बढ़ाती है, अपने जो खर्चे हैं उनको बढ़ा देती है। और इस केस में क्या करती है, अपने रिसिप्ट्स को बढ़ा देती है, खर्चे को कम कर देती है। यानी टैक्सेस ज़्यादा लगा देगी, यहाँ टैक्स कम करेगी। जैसा कि अभी हाल फिलहाल जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो अभी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, डिमांड को बूस्ट करने के लिए एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर खर्चा किया। तो यहाँ हमने अचानक से खर्चा क्यों किया, क्योंकि कुछ महीने डेढ़ महीने से जो इकोनॉमी का पूरा चक्का जाम हो रखा है उस चक्के को चलाने के लिए, यानी अभी क्या हो रहा है कि सभी के सब अपने घर में हैं और जो डिमांड जो रेगुलर बेसिस पे जनरेट होती थी वो डिमांड जनरेट नहीं हो रही है। डिमांड जनरेट नहीं होने का कारण ये भी, एक कारण ये है कि हम सब अपने घरों में हैं और जो ज़रूरत का सामान है वो ले रहे हैं, बाकी चीज़ों को हम नहीं ले रहे। दूसरी ये चीज़ है क्योंकि उद्योग धंधे बंद हो गए हैं तो उनमें जो कर्मचारी काम करते थे उनकी इनकम भी कम हो गई है। तो यहाँ डिमांड इनकम भी कम हुई है और डिमांड इनकम की वजह से डिमांड भी कम होगी, और कुछ ऐसे टर्म्स, ऐसी कंडीशंस बनी जिससे डिमांड कम हो गई। तो ऐसे केस में सरकार क्या करेगी, तो ऐसे केस में सरकार खर्चे को कम नहीं करेगी। तो भी आप देखेंगे कि सरकार ने टैक्स रेट्स भी कम कर दिए हैं, टीडीएस वगैरह जो टैक्स रेट्स और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे रिबेट्स हमको मिले हैं, रेपो रेट्स, और जैसा कि हमने बैंकिंग भी पढ़ चुके हैं किस तरीके से हम मॉनेटरी टूल्स का भी यूज़ किया है ताकि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। तो क्यों बनाना चाहती है सरकार, क्योंकि सरकार इस समय एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से, गवर्नमेंट बजट से क्या करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इफेक्ट करती है। तो ये एक गवर्नमेंट बजट का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है। फिर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है यानी जो सरकारी कंपनियां हैं उनके
कि उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। अगर लॉस में जा रही हैं PSUs जो है हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर लॉस में जा रही हैं तो उनका क्या किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर बेनिफिट में जा रही है तो उनको और प्रमोट किया जाएगा और वहाँ पे और खर्चे करके उनको अपग्रेडेशन किया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे उद्देश्य होते हैं गवर्नमेंट बजट के। फिर हम आगे बढ़ेंगे डेफिशिएट बजट। डेफिशिएट यानी बजट जो होते हैं वो डेफिशिएट भी होते हैं। डेफिशिएट का अगर हम हिंदी में वर्ड बोलें तो घाटा में, इसका मतलब होता है घाटा लगना, यानी घाटा होता है। और इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बजट होती किस तरह के हैं। तो जब हम गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट बजट जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब ये होता है जहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, यानी जितना हमने अर्न करेंगे उतना ही हम खर्च करेंगे। अनबैलेंस्ड वो होता है जिसमें मे बी इनकम ज़्यादा हो सकती है और मे बी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकते हैं। जब सरप्लस बजट की बात होती है तो इसका मतलब सरकार के पास में रिसिप्ट्स ज़्यादा आएंगी और जो खर्चे हैं सरकार कम करेगी, तो वो सरप्लस बजट होगा। और जब डेफिशिएट बजट की हम बात करेंगे तो ऐसा बजट जिसके अंदर सरकार के खर्चे ज़्यादा होंगे और इनकम्स कम होंगी। फाइन। तो जनरली क्या कहें कि हमेशा ही सरकार का बजट जो होता है वो डेफिशिएट बजट ही होता है। हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे क्योंकि हम ये मानते हैं कि सरकार अपनी क्षमता से अधिक हमारे लिए करने को तत्पर रहती है। ठीक है, तो इसीलिए बजट अक्सर डेफिशिएट ही होते हैं। तो बजटरी डेफिशिएट है क्या? बजटरी डेफिशिएट ये है एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट। व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स रिसिप्ट इट इनकर्ड गवर्नमेंट बजटरी डेफिशिएट। जब सरकार का खर्चा सरकार की रिसिप्ट से बढ़ जाता है या ज़्यादा होता है, उस केस में बजट डेफिशिएट क्रिएट होता है। तो बजट डेफिशिएट कितनी तरह के होते हैं? बजट डेफिशिएट आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के बजट डेफिशिएट्स होते हैं। एक तो रेवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट। रेवेन्यू डेफिशिएट क्या है? व्हेन टोटल, यहाँ सिर्फ रेवेन्यू की बात हो रही है, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस की बात नहीं हो रही, या रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस की ही बात हो रही है। जब रेवेन्यू नेचर के जो ट्रांजैक्शंस है, सपोज हमने टैक्स की बात करी तो वो टोटली रेवेन्यू नेचर का है। जब हम स्कॉलरशिप की बात करें तो वो भी टोटली रेवेन्यू नेचर का है। हमने कहा टैक्स रिसीव तो वो हमारे रिसिप्ट हो गए। ठीक है, हमने कहा कि इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो वो एक्सपेंडिचर, यानी दोनों ही रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन है। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो रेवेन्यू डेफिशिएट कहलाता है। जब फिस्कल डेफिशिएट की हम बात करते हैं तो फिस्कल डेफिशिएट वो डेफिशिएट है जिसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को माइनस किया जाता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। जो पुरानी बोरोइंग है उनको हम हटा देते हैं, यानी कि फिस्कल डेफिशिएट हमें करंट ईयर की बोरोइंग्स को रिप्रेजेंट करता है। वैसे हम डायरेक्ट इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और प्राइमरी डेफिशिएट क्या है? फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो पहले आया रेवेन्यू डेफिशिएट। रेवेन्यू डेफिशिएट ऑकर्स इन अ रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिशिएट इज कंसर्न विद रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रेवेन्यू से रिलेटेड है कि रेवेन्यू जो है हमारी, यानी रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, उसमें से टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हमने डिडक्ट कर दिया। उसी तरीके से फिस्कल की मैंने बात करी तो फिस्कल जो क्या दिखा रहा है हमें, बोरोइंग शो कर रहा है। अगर हम ये कहें फिस्कल डेफिशिएट इक्वल्स टू बोरोइंग तो ये भी बिल्कुल सही होगा। और बोर्ड में इस तरह का ऑप्शन भी आया है, फिस्कल डेफिशिएट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बोरोइंग। ठीक है, तो यानी कि कौन सी बोरोइंग है? जो अपकमिंग ईयर में जो बोरोइंग हमें लेनी पड़ेंगी और वो फिस्कल डेफिशिएट बताती है। ठीक है, आगे जाएंगे। प्राइमरी डेफिशिएट क्या है? प्राइमरी डेफिशिएट वो है जिसके अंदर से प्राइमरी डेफिशिएट है डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिशिएट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी कि देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि जनरली हम लोग जब लोन लेते हैं तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है और ऐसी कंडीशन आती है कि हमको इंटरेस्ट को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। ठीक है,
तो जनरली बिल्कुल इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में होता है। और मैं आपको ये कह दूं कि जब भी हम नई बोरोइंग लेते हैं तो उस नई बोरोइंग का हमेशा 70% जो पैसा होता है, मैक्सिमम, मैं मिनिमम आपको 70% बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 70% पैसा वो होता है जो लोन जो हमने लिया है वो किसके लिए लिया है, हमने पुरानी बोरोइंग के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए लिया है। आप समझना, इस बात को फिर से मैं कह रही हूँ कि फिस्कल डेफिशिएट क्या है, हमें करंट बोरोइंग बताता है। तो सपोज करंट बोरोइंग अगर फिस्कल डेफिशिएट में आई है 1 लाख रुपीज़, तो इसके अंदर से 70,000 तो वो पैसे होंगे जो हमने इसलिए उधार लिए हैं कि जो हमने पुराना उधार है उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए लिए हैं। तो ये कंडीशन है और एट प्रेजेंट भी ये कंडीशन है और ये इकनॉमी में कंडीशन रहती है। ठीक है, तो ये क्लियरली ये शो करती है कि आने वाली जनरेशन के ऊपर कितना फाइनेंशियल बर्डन साल भर साल बढ़ता जाता है। तो आगे पढ़ेंगे हम प्राइमरी डेफिशिएट क्या है, फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग ऑन अकाउंट ऑफ करंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, we need to calculate the amount of primary deficit. It is done by subtracting interest from the fiscal deficit. Fiscal deficit में से इंटरेस्ट पेमेंट को जब हम डिडक्ट कर देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस साल हमें एक्चुअल में लोन कितना लेना पड़ा, यानी हम जो लोन ले रहे हैं वो एक्चुअली हम पुराने लोन के ब्याज को चुकाने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, आप करंट जो कंडीशंस है उसको आप सर्च भी कर सकते हैं और इस चीज़ को देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे। यहाँ हमारा पूरा गवर्नमेंट बजट चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके अंदर 3 भाग है जिसके अंदर आप ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। अभी तक हमेशा बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आया है। एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगी जिसके अंदर हम जितने भी अभी तक चैप्टर हमने कर लिए हैं उनके जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, दोनों इसके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों से गो थ्रू हुई है और इसको पूरा अच्छी तरीके से समझिए। टू द पॉइंट इसके अंदर नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन नोट्स को अपनी तरफ से एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक क्राइटेरिया जो इसके अंदर है या बेसिक कंटेंट अवेलेबल है इस पूरे वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द video.